नमस्ते, द यूपीएससी पॉडकास्ट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम रमेश सिंह की इंडियन इकोनॉमी सीरीज में चैप्टर 4 इवोल्यूशन ऑफ द इंडियन इकोनॉमी पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम एक तरह से इंडिपेंडेंट इंडिया के इकोनॉमिक डीएनए को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वो कौन से कोड थे जो हमारे पॉलिसी मेकर्स ने 1947 में लिखे और जिनका असर आज भी हमारी अर्थव्यवस्था पर दिखता है। बिल्कुल। तो बात शुरू करते हैं बिल्कुल आज़ादी के वक्त से। कल्पना कीजिए 1947 का भारत, आर्थिक रूप से उसकी हालत क्या थी? सोर्स कहता है इनकम्प्लीट डिस्ट्रेस। ये डिस्ट्रेस शब्द बहुत छोटा लगता है हालत बताने के लिए। हाँ, मतलब अर्थव्यवस्था की हालत बिल्कुल वैसी थी जैसे महीने के आखिरी दिनों में एक स्टूडेंट के बैंक अकाउंट की होती है, पूरी तरह से खस्ता। ये एनालॉजी एकदम सटीक है और किताबें से कहती है अ टिपिकल केस ऑफ कॉलोनियल इकोनॉमी, मतलब एक ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में हो। मतलब हम एक जरिया बन गए थे, मंजिल नहीं। एग्जैक्टली। हमारा देश अपने विकास के लिए नहीं बल्कि यूनाइटेड किंगडम के फायदे के लिए काम कर रहा था। पूरी इकोनॉमिक प्रोफाइल ही उसी हिसाब से डिजाइन की गई थी। और ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ? सोर्स हमें सीधे 1757 में ले जाता है, बंगाल पर कब्जे के बाद। हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी वो एक टर्निंग पॉइंट था, जिसके बाद भारत और ब्रिटेन का रिश्ता पूरी तरह से एक्सप्लॉयटेटिव, मतलब शोषक बन गया। और एक हैरान करने वाली बात यह है कि ब्रिटेन जाने वाले एक्सपोर्ट्स और चीन को होने वाले ओपियम एक्सपोर्ट्स का पैसा भी बंगाल के टैक्स रेवेन्यू से फाइनेंस होता था। हाँ, मतलब हमारे ही पैसे से वो हमसे सामान खरीदकर मुनाफा कमा रहे थे। हाँ, और यहीं से ड्रेन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट आता है। ये सिर्फ एक तरफा पैसा भेजना नहीं था, ये एक अनइक्वल एक्सचेंज था, एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम थी। व्यापार में, वाणिज्य में, हर जगह। हाँ, हमारी पॉलिसीज ही ऐसी बना दी गई थी कि भारत सिर्फ प्राइमरी प्रोडक्ट्स मतलब कच्चा माल एक्सपोर्ट करें और ब्रिटेन से तैयार माल यानी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स खरीदें। मतलब हमसे ही कपास लेकर उसी की शर्ट बनाकर हमें ही ज्यादा दाम पर बेच दिया। बिल्कुल। और इसका सबसे बुरा असर किस पर पड़ा? हमारी हैंडलूम इंडस्ट्री पर, जो तबाह हो गई। और बदले में हमें कोई खास यूरोपियन टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर नहीं हुई, जैसा सोर्स कहता है। नहीं हुई, बिल्कुल नहीं हुई। कॉलोनियल पॉलिसीज का मकसद बहुत साफ था। पहला, भारत को कच्चे माल का स्रोत बनाना। दूसरा, अपने बने हुए माल के लिए एक बाजार तैयार करना। और तीसरा, अपनी इंपीरियल डिफेंस के लिए रेवेन्यू भी यहीं से चाहिए था। संक्षेप में, भारत की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से ब्रिटिश इकोनॉमी के अधीन बना दिया गया। आर्थिक तबाही तो थी ही, पर सामाजिक हालत तो और भी चौंकाने वाली थी। आजादी के समय भारत में लिटरेसी रेट सिर्फ 17% और लाइफ एक्सपेक्टेंसी, वो तो और भी शॉकिंग है, बस 32-32.5 साल। 32.5 साल। आज के जमाने में तो ये रिटायरमेंट की भी उम्र नहीं मानी जाती। आप सोचिए इसका सोशल इम्पैक्ट क्या रहा होगा। मतलब समाज से विजडम और एक्सपीरियंस का एक पूरा लेयर ही गायब था। एक पूरी पीढ़ी ने शायद अपने दादा दादी को देखा ही नहीं। सही बात है। ये सिर्फ एक स्टैटिस्टिक नहीं है, ये एक सोशल ट्रेजेडी है। बिल्कुल। और ये सामाजिक उपेक्षा इसलिए हुई क्योंकि इसका अंग्रेजों के व्यावसायिक हितों से कोई लेना देना नहीं था। उन्हें क्या फर्क पड़ता था? हाँ, इसी तरह भारत का इंडस्ट्रियलाइजेशन भी जानबूझकर नजरअंदाज किया गया। और सोर्स एक बहुत दिलचस्प बात कहता है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया गया, जैसे रेलवे, हाँ रेलवे, वो भारत को इंडस्ट्रियलाइज करने के लिए नहीं था। नहीं, वो भारत की लूट को और एफिशिएंट बनाने के लिए था, ताकि कच्चा माल बंदरगाहों तक जल्दी पहुंच सके। ये विकास का नेटवर्क नहीं, लूट का नेटवर्क था। सही कहा। और जो भारतीय पूंजीपति उस दौर में उभरे भी, वे ज्यादातर ब्रिटिश कमर्शियल कैपिटल और फॉर्म्स पर ही निर्भर थे। मतलब पूरी तरह से आजाद वो भी नहीं थे। नहीं थे। सोर्स में बैंकिंग, बीमा, कोयला, जूट जैसे सेक्टर्स का जिक्र है जहां ये निर्भरता साफ दिखती थी। चलिए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं जो इस कहानी को और साफ करते हैं। मशहूर अर्थशास्त्री एंगस मैडिसन के अनुसार 1600 से 1870 के बीच भारत की पर कैपिटा इनकम में बढ़ोतरी हुई ही नहीं एक तरह से। हाँ, सिर्फ 0.2% की सालाना बढ़ोतरी, लिटरली कुछ भी नहीं। और इसकी तुलना अगर यूनाइटेड किंगडम से करें तो वहां इसी दौरान 1% की बढ़ोतरी हुई थी। फर्क साफ है, वो हमसे 5 गुना तेजी से आगे बढ़ रहे थे, हमारे ही संसाधनों का इस्तेमाल करके। एग्जैक्टली। और गरीबी का आलम यह था कि 1899 में पर कैपिटा इनकम थी 108 रुपए और 1918 में 39.5 रुपीस। इतने में तो आज एक कप अच्छी कॉफी भी नहीं आती। ये आंकड़े उस समय की भयंकर गरीबी को दिखाते हैं। बिल्कुल। और सोर्स ये भी बताता है कि ब्रिटिश सरकार की सोशो इकोनॉमिक इरिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी ज्यादा थी। बार बार पड़ने वाले अकाल इसका सबसे बड़ा सबूत है। लाखों लोग मारे गए इन अकालों में। हाँ, और एक स्टडी तो इन अकालों को एल नीनो से भी जोड़ती है।
मतलब मौसम की मार तो थी, लेकिन उस मार को झेलने की हमारी क्षमता कॉलोनियल पॉलिसीज ने छीन ली थी। तो जब 1947 में देश आजाद हुआ तो ये सारी चुनौतियां हमारे सामने थीं। एक टूटी फूटी अर्थव्यवस्था, लेकिन एक अच्छी बात थी, नेशनलिस्ट फर्वर। एक राष्ट्रवादी जोश था और हमारे लीडर्स के पास आगे का एक ब्लूप्रिंट भी था। हाँ, और यहाँ सोर्स एक बहुत जरूरी बात पर रोशनी डालता है कि अर्थव्यवस्था को किस दिशा में ले जाना है। इस पर राजनीतिक नेताओं और उद्योगपतियों के बीच आजादी से पहले ही एक आम सहमति, एक कंसेंसस बन चुका था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। तो वो सहमति किन बातों पर थी? सोर्स 5 मुख्य बिंदु बताता है। पहला, विकास की सीधी जिम्मेदारी राज्य यानी सरकार की होगी। हाँ, मतलब प्राइवेट सेक्टर पर भरोसा नहीं किया गया। क्यों? क्या उस वक्त के उद्योगपति जैसे टाटा या बिरला सक्षम नहीं थे? वो प्राइवेट सेक्टर के बस की बात नहीं थी। और दूसरा शायद मुनाफा। हाँ, प्राइवेट सेक्टर का मकसद मुनाफा कमाना होता है, सोशल वेलफेयर नहीं। और जरूरत थी स्कूल, अस्पताल बनाने की, तो ये काम सरकार को ही करना था। ठीक है। दूसरा पॉइंट था, पब्लिक सेक्टर को एक बहुत ही महत्वाकांक्षी और महत्वपूर्ण भूमिका दी जाएगी। मतलब सरकारी कंपनियां अर्थव्यवस्था की रीढ़ बनेंगी, जिसे कमांडिंग हाइट्स ऑफ द इकोनॉमी भी कहा गया। स्टील, ऊर्जा, रक्षा, ये सब सरकार के हाथ में। हाँ, ताकि देश की इकोनॉमिक सॉवरेनिटी बनी रहे। तीसरा पॉइंट, भारी उद्योगों, हेवी इंडस्ट्रीज का विकास बहुत जरूरी है। और यहीं पर महलनोबिस मॉडल आता है। हाँ, ये क्या था? बहुत सिंपल लॉजिक था कि अगर हमें आत्मनिर्भर बनना है तो हमें वो मशीनें खुद बनानी होंगी जो दूसरी चीजें बनाती हैं। अच्छा, मतलब कंज्यूमर गुड्स से पहले कैपिटल गुड्स पर फोकस करो। एग्जैक्टली, एक सेल्फ रेप्लिकेटिंग इंडस्ट्रियल बेस बनाना। चौथा पॉइंट, और शायद सबसे कंट्रोवर्शियल, विदेशी निवेश को डिस्करेज किया जाएगा। ये तो आज की पॉलिसी से बिल्कुल उल्टा है। हाँ, पर उस वक्त शायद डर था। डर था? 200 साल की गुलामी का साइकोलॉजिकल स्कार था। डर था कि कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी का इतिहास खुद को दोहराना दे। और अपने नए नए उद्योगों को बचाने की भी जरूरत थी। हाँ, इन्फेंट इंडस्ट्री आर्ग्यूमेंट, उन्हें फॉरेन कंपटीशन से बचाना था। और पांचवा और आखिरी पॉइंट, इकोनॉमिक प्लानिंग, मतलब 5 ईयर प्लान्स। सोवियत यूनियन का मॉडल उस वक्त बहुत पॉपुलर था। ये माना गया कि मार्केट फोर्सेस पर सब कुछ छोड़ना ठीक नहीं होगा, एक सेंट्रल अथॉरिटी प्रायोरिटीज तय करेगी। तो ये 5 बिंदु, स्टेट लेड डेवलपमेंट, अ डोमिनेंट पब्लिक सेक्टर, फोकस ऑन हेवी इंडस्ट्रीज, डिस्करेजिंग फॉरेन कैपिटल, और सेंट्रल प्लानिंग, इन्हीं फैसलों ने 1991 से पहले तक हमारी अर्थव्यवस्था पर, मतलब उसे पूरी तरह से डोमिनेट किया। ये हमारे इकोनॉमिक डीएनए का हिस्सा बन गए। और सोर्स ये भी कहता है कि आज का पोस्ट रिफॉर्म भारत भी अपनी इन जड़ों से पूरी तरह आजाद नहीं है। बिल्कुल नहीं है। आज भी जब हम पब्लिक सेक्टर के प्राइवेटाइजेशन पर बहस करते हैं या आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उसी शुरुआती सोच से संवाद कर रहे होते हैं। हाँ, इतिहास को समझे बिना वर्तमान को समझना अधूरा है। तो ये थी भारत की आर्थिक यात्रा की पृष्ठभूमि, वो शुरुआती बिंदु जहां से सब कुछ शुरू हुआ, एक टूटी फूटी अर्थव्यवस्था और उसे फिर से खड़ा करने का एक मजबूत इरादा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम प्राइम मूविंग फोर्स एग्रीकल्चर बनाम इंडस्ट्री पर चर्चा करते हैं। हमारे लिसनर ने जो स्रोत भेजे हैं वो भारत की आर्थिक यात्रा के एक बहुत ही बुनियादी और हमेशा से चले आ रहे सवाल को कुरेदते हैं। हाँ, और शुरू करने से पहले ये समझना जरूरी है कि ये प्राइम मूविंग फोर्स या पीएमएफ ये है क्या वाला। हाँ, बिल्कुल आसान भाषा में, ये किसी भी अर्थव्यवस्था का वो इंजन है, वो सेक्टर है जिसे देश के विकास की पूरी गाड़ी को खींचने के लिए चुना जाता है। अच्छा, ये वो सेक्टर है जिसमें सरकार अपना सबसे ज्यादा पैसा, ध्यान और ताकत झोंकती है, इस उम्मीद में कि इसकी तरक्की से बाकी सेक्टर अपने आप चल पड़ेंगे। बिल्कुल। और भारत के लिए ये सवाल आज़ादी के समय से ही एक बड़ी पहेली रहा है। क्या हमारा इंजन हमारी खेतीबाड़ी यानी एग्रीकल्चर को होना चाहिए था या फिर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों मतलब इंडस्ट्री को? और दिलचस्प बात यह है कि 75 साल बाद भी ये बहस उतनी ही गर्म है। और ये सिर्फ एक इकोनॉमिक कैलकुलेशन नहीं होता, इसके पीछे सामाजिक राजनीतिक मजबूरियां मतलब सोशियो पॉलिटिकल कंपल्शंस भी एक बड़ा रोल निभाती हैं। जैसे ये कुछ ऐसा है जैसे एक मिडिल क्लास परिवार ये तय करे कि किस बच्चे की आईआईटी कोचिंग पर सबसे ज्यादा पैसा लगाया जाए ताकि भविष्य में पूरे परिवार की किस्मत बदल सके। ये एक बहुत बड़ा दांव होता है। सही बात है। तो आज़ादी के ठीक बाद हमारे नेताओं ने इंडस्ट्री पर दांव लगाया, उसे अपना पीएमएफ चुना। लेकिन जो स्रोत हमारे पास है वो कहते हैं कि उस समय के हालात को देखते हुए
ये फैसला थोड़ा इलॉजिकल या कह सकते हैं तर्कहीन लगता है। ये बात थोड़ी अजीब लगती है, ऐसा क्यों कहा गया है? उस समय की तस्वीर देखेंगे ना तो ये बात बिल्कुल साफ हो जाएगी। सबसे पहली और बड़ी बात, हमारे पास लगभग शून्य इंफ्रास्ट्रक्चर था। शून्य मतलब कुछ भी नहीं? आप एक इंडस्ट्रियल इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, लेकिन आपके पास न ढंग की सड़कें थीं, न बिजली, न ट्रांसपोर्टेशन, न कम्युनिकेशन। और जिन उद्योगों से इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है, जैसे लोहा, स्टील, सीमेंट, कोयला, वो भी ना के बराबर थे। मतलब हम एक आलीशान इमारत बनाने का सपना तो देख रहे थे, लेकिन हमारे पास उसे बनाने के लिए ईंट या सीमेंट तक नहीं था। बिल्कुल। और पैसा? हाँ, वही मैं पूछने वाली थी, पैसा कहाँ से आता? वही तो दूसरी सबसे बड़ी समस्या थी, लैक ऑफ इन्वेस्टेबल कैपिटल। ना सरकार के पास इतना पैसा था, ना ही प्राइवेट सेक्टर के पास। अच्छा। तीसरी बात, हमारे पास ना तो जरूरी टेक्नोलॉजी थी, ना ही रिसर्च और डेवलपमेंट का कोई कल्चर। और चौथी, शायद सबसे जरूरी बात, लोग। हाँ, स्किल्ड मैन पावर की भारी कमी थी। हमारे पास इंजीनियर या तकनीकी विशेषज्ञ नहीं थे, हमारे पास करोड़ों किसान थे। एक मिनट, आपने स्किल्ड मैन पावर की कमी की बात की, पर क्या उस वक्त ये नहीं सोचा गया कि हम इंडस्ट्री के साथ साथ लोगों को ट्रेन भी कर सकते हैं? जैसे IITs तो बाद में बने, पर क्या ये विजन शुरुआत में नहीं था? देखिए, विजन जरूर था, लेकिन ये एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट था। आप रातों रात लाखों इंजीनियर नहीं बना सकते। सही बात है। और जब आपके सामने भुखमरी और गरीबी जैसी तत्काल समस्याएं हों, तो आप एक ऐसी योजना पर कैसे दांव लगा सकते हैं जिसका फल 20-25 साल बाद मिलेगा? ये एक बहुत बड़ा गैम्बल था। ये तो ऐसी बात हो गई कि आपने IPL की सबसे महंगी टीम बनाने का ऐलान कर दिया, पर आपके पास ना बैट बॉल है, ना स्टेडियम, और ना ही ऐसे खिलाड़ी जिन्हें T20 खेलना आता हो। बिल्कुल सही एनालॉजी है। और एक और पहलू था जिसे अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। वो क्या? जब लोगों के पास रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने के पैसे नहीं थे, तो फैक्ट्रियों में बना सामान खरीदता कौन? अरे हाँ। यानी इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए कोई डोमेस्टिक मार्केट ही नहीं था। इन सब कारणों को देखकर लगता है कि इंडस्ट्री को चुनना एक बहुत बड़ी छलांग थी, जिसके लिए हम शायद तैयार नहीं थे। ठीक है, तो अगर इंडस्ट्री चुनना इलॉजिकल था, तो जाहिर है कि एग्रीकल्चर एक ऑब्वियस चॉइस या स्वाभाविक विकल्प रहा होगा, है ना? बिल्कुल। हमारे पास उपजाऊ जमीन थी और करोड़ों लोग थे जिन्हें पीढ़ियों से खेती करनी आती थी। तो ये बात मुझे हजम नहीं हो रही कि उस समय के इतने ब्रिलियंट माइंड्स ने ये सीधा और साफ रास्ता क्यों नहीं अपनाया? क्या वो लोग जमीनी हकीकत से इतने कटे हुए थे या कोई और मजबूरी थी? यही इस कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ है। आपकी बात सही है, हमारे पास दो सबसे बड़ी ताकतें थी, कल्टिवेबल लैंड और ह्यूमन पावर, जिसे किसी खास ट्रेनिंग की जरूरत नहीं थी। तो फिर यहाँ चीन का उदाहरण देखना बहुत जरूरी है। जैसा कि हमारे स्रोतों में बताया गया है, चीन ने पहले अपने एग्रीकल्चर को ही PMF बनाया। अच्छा। उन्होंने खेती में सुधार किया, प्रोडक्टिविटी बढ़ाई, जिससे किसानों की आय बढ़ी और देश में एक एग्रीकल्चर सरप्लस पैदा हुआ। और फिर उसी पैसे से फिर इसी सरप्लस पैसे और बढ़ी हुई डिमांड से उन्होंने 1970 के दशक में अपनी इंडस्ट्रियलाइजेशन को रफ्तार दी, और नतीजा आज हम सबके सामने है। तो सवाल वही है कि हमारे नेताओं, खासकर पंडित नेहरू, ने इस मॉडल को नजरअंदाज क्यों किया? एक तरफ गांधी जी थे जो हमेशा ग्राम स्वराज और खेती किसानी को मजबूत करने की बात करते थे। बिल्कुल। और दूसरी तरफ नेहरू का भारी उद्योगों वाला आधुनिक भारत का सपना। ये विजन गैप क्यों आया? यहाँ पर आइडियोलॉजी और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट की भूमिका आती है। स्रोतों के अनुसार गांधीवादी सोच के ऊपर नेहरूवादी सोच हावी हो गई, जो कि सोशलिज्म से प्रभावित थी। हाँ, जो उस समय के सोवियत मॉडल और सोशलिज्म से बहुत प्रभावित थी। एक मजबूत, आत्मनिर्भर और औद्योगिक भारत का सपना देखा गया। ये सिर्फ एक आर्थिक सपना नहीं था, ये एक राजनीतिक सपना भी था। और यही सोच आजाद भारत की आर्थिक नीति की नींव बनी। तो क्या ये सिर्फ हमारा घरेलू फैसला था या इस पर कोई वैश्विक दबाव या प्रभाव भी था? क्योंकि आज भी वर्ल्ड बैंक और IMF जैसे इंस्टीट्यूशंस की राय बहुत मायने रखती है। बिल्कुल था, और शायद ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था। उस दौर में, यानी 1950s और 60s के दशक में, वर्ल्ड बैंक और IMF जैसी वैश्विक संस्थाओं की सोच यही थी कि तरक्की का एकमात्र रास्ता औद्योगिकरण से होकर ही गुजरता है। मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन को विकास का, मॉडर्निटी का सिनोनिम माना जाता था। एग्जैक्टली। और खेतीबाड़ी को उसे बैकवर्डनेस यानी पिछड़ेपन का प्रतीक माना जाता था। ओहो। हमारे नेता, जो अभी अभी एक नए आजाद हुए देश को दुनिया के नक्शे पर एक ताकत के रूप में स्थापित करना चाहते थे,
वो भारत को आगे ले जाना चाहते थे, पीछे नहीं। जब आप ये बता रहे हैं कि खेती को पिछड़ेपन का प्रतीक माना जाता था, तो मुझे याद आता है कि आज भी समाज में ये सोच कहीं ना कहीं जिंदा है। हाँ, है तो। वो परिवार वाली बात बिल्कुल सही है। हर कोई चाहता है बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर बने, किसान नहीं, भले ही उनके पास कितनी भी जमीन क्यों ना हो। ये मानसिकता बदलना कितना मुश्किल रहा होगा। बिल्कुल। और इसके साथ एक और बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक रीजन था, सुरक्षा और डिफेंस। अच्छा, हाँ, ये भी एक पॉइंट है। दूसरा विश्व युद्ध खत्म हुए कुछ ही साल हुए थे। एक मजबूत डिफेंस के लिए एक मजबूत इंडस्ट्रियल बेस का होना जरूरी माना गया। अपने टैंक, जहाज और हथियार बनाने के लिए आपको फैक्ट्रियों की जरूरत थी। बिल्कुल। आत्मनिर्भरता, खासकर रक्षा क्षेत्र में औद्योगिकरण के बिना संभव नहीं थी। ये सब मॉडर्नाइजेशन के बड़े लक्ष्य का हिस्सा था। तो हम कई दशकों तक इंडस्ट्री फर्स्ट के मॉडल पे चले। फिर ये यू टर्न कब और क्यों आया, जब हमने वापस एग्रीकल्चर की ओर देखना शुरू किया? सरकार को अचानक किसानों की याद क्यों आ गई? क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल मूव था या इसके पीछे कोई डीप इकोनॉमिक लॉजिक था? ये बदलाव 1990 के दशक में आना शुरू हुआ, जब दुनिया भर में आर्थिक सोच बदल रही थी। अच्छा, खुद वर्ल्ड बैंक और IMF ने माना कि एग्रीकल्चरल सेक्टर को नजरअंदाज करना एक बड़ी गलती थी। भारत में ये बदलाव आधिकारिक तौर पर 2002 में आया। 2002 में? हाँ, जब 10वीं पंचवर्षीय योजना यानी 10th 5-year प्लान में सरकार ने ऐलान किया कि अब से भारत की अर्थव्यवस्था का प्राइम मूविंग फोर्स एग्रीकल्चर होगा। ये एक ऐतिहासिक पॉलिसी शिफ्ट था। और इस यू टर्न के पीछे का लॉजिक क्या था? इसके पीछे 3 बड़े लक्ष्य थे। पहला, फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा हासिल करना और इतना अनाज पैदा करना कि हम उसे निर्यात भी कर सकें। ठीक है। दूसरा, पॉवर्टी एलिविएशन यानी गरीबी हटाना। ये माना गया कि जब देश की 50-60% आबादी खेती पर निर्भर है, तो आप इंडस्ट्री में पैसा लगाकर गरीबी नहीं हटा सकते। बात तो सही है। जब गांव में निवेश होगा, खेती से आय बढ़ेगी, तो गरीबी अपने आप कम होगी। और तीसरा लक्ष्य? वो सबसे दिलचस्प है और वो सीधे हमारी पहली वाली बात से जुड़ता है, मार्केट फेलियर की समस्या को सुलझाना। मार्केट फेलियर कैसे? हो ये रहा था कि फैक्ट्रियां सामान तो बना रही थी, लेकिन देश की एक बहुत बड़ी आबादी के पास उसे खरीदने की परचेजिंग पावर ही नहीं थी। अरे वाह! तो मतलब फैक्ट्रियां इसलिए नहीं चल पा रही थीं क्योंकि हमने उस किसान को नजरअंदाज कर दिया था, जो उनका सबसे बड़ा ग्राहक बन सकता था। एग्जैक्टली। ये तो एक तरह का इकोनॉमिक पैराडॉक्स है कि आप इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए एग्रीकल्चर को इग्नोर कर रहे हैं और वही इग्नोरेंस आपकी इंडस्ट्री को डुबो रहा है। एग्जैक्टली। इट्स अ क्लासिक चिकन एंड एग प्रॉब्लम। और हमने 50 साल बाद ये महसूस किया कि अंडा यानी एग्रीकल्चरल प्रॉस्पेरिटी पहले आना चाहिए था। जब तक किसान की जेब में पैसा नहीं आएगा, वो ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, फ्रिज या शैम्पू कैसे खरीदेगा? सही बात। तो पूरी अर्थव्यवस्था में डिमांड पैदा करने के लिए किसान की आमदनी बढ़ाना जरूरी हो गया था। मतलब हमने आजादी के लगभग 55 साल बाद माना कि इंजन तो एग्रीकल्चर ही होना चाहिए था। हाँ। लेकिन आज 2025 में भी हम किसानों के प्रोटेस्ट, कर्ज माफी और संकट की खबरें सुनते रहते हैं। तो प्लान ऑन पेपर और रियलिटी में इतना फर्क क्यों है? ये गाड़ी रफ्तार क्यों नहीं पकड़ पा रही? रुकावटें कहाँ हैं? देखिए, सुधारों की घोषणा करना एक बात है और उन्हें जमीन पर उतारना दूसरी। इसमें देरी के कई कारण रहे। जैसे? एक तो ये कि कृषि क्षेत्र में कॉर्पोरेट या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जैसे विचार नए थे और किसानों में इन सुधारों को लेकर एक ट्रस्ट डेफिसिट था। दूसरा, भारत की लगभग आधी आबादी आज भी अपनी आजीविका के लिए खेती पर निर्भर है। ये इतना संवेदनशील मुद्दा है कि कोई भी सरकार इसमें बड़े बदलाव करने से डरती है, क्योंकि पॉलिटिकल रिस्क बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, पॉलिटिकल सेंसिटिविटी तो समझ आती है, लेकिन ऑन ग्राउंड कॉन्क्रीट बाधाएं क्या हैं? लेट्स अनपैक देम वन बाय वन। सूची काफी लंबी है। सबसे पहली और बड़ी जरूरत है एक नेशनल एग्री मार्केट बनाने की। एक मिनट, नेशनल एग्री मार्केट का मतलब क्या है? क्या ये वैसा ही है जैसे GST ने टैक्स के लिए एक बाजार बनाया? बहुत अच्छा सवाल है। हाँ, ये कुछ वैसा ही है। और इसे लागू करने में राज्यों को क्या दिक्कत है? आज हर राज्य की अपनी मंडी APMC है, अपने नियम हैं, अपने टैक्स हैं। एक किसान पंजाब से अपना सेब सीधे तमिलनाडु में नहीं बेच सकता, उसे कई बिचौलियों और टैक्सों से गुजरना पड़ता है। अच्छा। नेशनल मार्केट का मतलब है एक देश एक बाजार, लेकिन राज्य सरकारें इसके लिए तैयार नहीं होती, क्योंकि मंडियों से उन्हें काफी रेवेन्यू मिलता है और ये स्थानीय राजनीति का एक बड़ा केंद्र भी होता है। तो यहाँ पॉलिटिकल विल की कमी है। समझ गई। और दूसरी बड़ी बाधा, कॉर्पोरेट निवेश के लिए एक पारदर्शी भूमि अधिग्रहण कानून, मतलब लैंड एक्विजिशन लॉ की कमी। बड़ी कंपनियां फूड प्रोसेसिंग या कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में बड़ा निवेश करना चाहती हैं,
लेकिन जमीन का मुद्दा इतना पेचीदा और विवादास्पद है कि वो आगे नहीं बढ़ पाती। डर ये भी रहता है कि बड़ी कंपनियां किसानों की जमीनें हड़प लेंगी। और लेबर कानून, उनका क्या रोल है? वो भी एक मसला है। फूड प्रोसेसिंग जैसा सेक्टर बहुत सीजनल होते हैं, मतलब साल के कुछ महीने ही काम होता है। हाँ। लेकिन हमारे लेबर कानून इतने जटिल हैं कि कंपनी आसानी से लोगों को सिर्फ कुछ महीनों के लिए हायर नहीं कर सकती, जिससे वो बड़ा प्लांट लगाने से हिचकती हैं। अच्छा। फिर फार्म मैकेनाइजेशन यानी खेती में मशीनों का उपयोग भी निवेश की कमी से जूझ रहा है। लेकिन फार्म मैकेनाइजेशन में प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं आ रहा? क्या इसमें प्रॉफिट नहीं है या रिस्क ज्यादा है? भारत में ज्यादातर किसानों के पास बहुत छोटी छोटी जमीनें हैं। उनके लिए महंगी मशीनें खरीदना फायदे का सौदा नहीं होता। प्राइवेट सेक्टर को लगता है कि यहाँ स्केल नहीं है। इसके अलावा रिसर्च और डेवलपमेंट में प्राइवेट सेक्टर पैसा नहीं लगाना चाहता, क्योंकि उसमें रिस्क ज्यादा है और रिटर्न आने में समय लगता है। और शायद सबसे बड़ी चुनौती है एक मजबूत सप्लाई चेन की कमी। हाँ, ये तो हम रोज देखते हैं। टमाटर के दाम कभी 200 रुपए किलो हो जाते हैं, कभी 2 रुपए किलो। बिल्कुल। मतलब किसान को भी फायदा नहीं, कंज्यूमर को भी नहीं। ये सारा पैसा बीच में कहाँ जा रहा है? बिल्कुल, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे पास कोल्ड स्टोरेज, रेफ्रिजरेटेड वैन और प्रोसेसिंग यूनिट्स का जाल नहीं है। ओह। एक अनुमान के मुताबिक हमारा लगभग 30-40% फल और सब्जी खेत से बाजार तक पहुंचने में ही बर्बाद हो जाता है। ये एक नेशनल वेस्टेज है। तो मतलब रास्ता चुन तो लिया है, पर उस पे गड्ढे और स्पीड ब्रेकर बहुत है। हाँ, और इन सब के ऊपर एक और अंतर्राष्ट्रीय चुनौती है। वो क्या? हमारा किसान ग्लोबल मार्केट में उन विकसित देशों के किसानों से मुकाबला करता है जिन्हें उनकी सरकारें भारी सब्सिडी देती हैं। अच्छा। तो कुल मिलाकर खेती को सिर्फ एक गुजारे का साधन न बनाकर एक फायदेमंद व्यवसाय, मतलब रिम्यूनरेटिव फार्मिंग बनाना सबसे बड़ी जरूरत है। स्रोतों में भी यही कहा गया है कि इन समस्याओं को सुलझाने के लिए फेडरल मैच्योरिटी की जरूरत है, यानी केंद्र और राज्य सरकारों को पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर एक टीम की तरह काम करना होगा। और इस पूरी चर्चा में एक बुनियादी सवाल ये भी उठता है कि जब हम कॉर्पोरेट फार्मिंग और बड़े निवेश की बात करते हैं, तो क्या हम ये सुनिश्चित कर सकते हैं कि इससे छोटे और सीमांत किसान को फायदा हो, ना कि वो इस प्रक्रिया में पिस जाए? सही बात है। विकास, ग्रोथ और समानता, इक्विटी के बीच ये संतुलन बनाना शायद आने वाले समय की सबसे बड़ी कसौटी होगी। बिल्कुल। और ये ग्रोथ वर्सेस इक्विटी की जो चुनौती है, ये सिर्फ खेती तक ही सीमित नहीं है। हमारे स्रोतों में एक और सेक्टर का जिक्र है जहां ये बहस उतनी ही तीखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो अब हम प्लैन्ड और मिक्स्ड इकोनॉमी पर चर्चा करेंगे। आजादी के ठीक बाद भारत के सामने जो आर्थिक सवाल खड़े थे, ये उनकी कहानी है। बिल्कुल। और ये भारत के आर्थिक कहानी का एक बहुत ही, आप कह सकती हैं, फाउंडेशनल चैप्टर है। आजादी के ठीक बाद देश के नेताओं के सामने सबसे बड़ा सवाल यही था, अब आगे कैसे बढ़ें? हाँ, मतलब एक तरफ जश्न था और दूसरी तरफ ये भारी सवाल। बिल्कुल। इतनी गरीबी, अलग अलग इलाकों में विकास का इतना फर्क। सोचिए, एक तरफ बॉम्बे और कलकत्ता जैसे शहर थे और दूसरी तरफ पूरा देश जो गांवों में बसता था, जहां बिजली पानी तक नहीं था। इस खाई को, इस गैप को कैसे पाटा जाए? और जवाब मिला 2 शब्दों में, प्लान्ड इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी। यानी सरकार प्लानिंग करेगी और अर्थव्यवस्था में सरकारी और प्राइवेट दोनों सेक्टर मिलकर काम करेंगे। तो एक तरह से क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारे नेताओं ने आइडियाज की शॉपिंग की, थोड़ा सोवियत यूनियन से लिया, थोड़ा पश्चिमी लोकतंत्र से, और एक अपनी ही खिचड़ी इकोनॉमी बना ली? हाँ, खिचड़ी शब्द शायद थोड़ा ज्यादा सरल है, पर आपकी बात का सार सही है। ये एक अनोखा भारतीय प्रयोग था। चलिए इसी को आज जरा खोल कर समझते हैं। तो सबसे पहले ये प्लानिंग का आइडिया आया ही क्यों? क्या जरूरत थी कि सरकार सब कुछ अपने हाथ में ले? देखिए, जरूरत बहुत बड़ी थी। उस समय देश में जबरदस्त गरीबी और क्षेत्रीय असमानता थी, जिसे हम टेक्निकल टर्म्स में रीजनल डिस्पैरिटीज कहते हैं। रीजनल डिस्पैरिटीज मतलब आप सोचिए कि बॉम्बे शायद थोड़ा बहुत ठीक ठाक हो, लेकिन बिहार या ओडिशा का कोई गांव बिल्कुल ही पिछड़ा हुआ है। नेताओं का मानना था कि इस स्थिति को सिर्फ बाजार के भरोसे, यानी कि जो जैसा चल रहा है चलने दो, कि लेजे फेयर नीति पर नहीं छोड़ा जा सकता। हाँ, क्योंकि बाजार तो वहीं पैसा लगाएगा जहां फायदा हो, है ना? एग्जैक्टली। वो किसी दूर दराज के गांव में स्कूल या अस्पताल क्यों बनाएगा? मतलब सरकार को कमान अपने हाथ में लेनी पड़ेगी। जैसे घर में जब कोई बड़ा आर्थिक संकट आता है तो कोई एक समझदार सदस्य आगे बढ़कर बजट बनाता है, तय करता है कि पैसा कहाँ खर्च होगा, बच्चों की पढ़ाई पर या घर की मरम्मत पर। देश भी तो एक बड़ा घर ही है। बिल्कुल सही सोचा आपने। सरकार को संसाधनों का बंटवारा यानी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज
और उनको देश के विकास के लिए इस्तेमाल करने की जिम्मेदारी लेनी थी। और लक्ष्य दोहरा था, ग्रोथ भी हो पर वो इक्विटेबल हो। इक्विटेबल यानी उसका फायदा समाज के हर तबके तक पहुंचे, सिर्फ कुछ लोगों तक सिमट के न रह जाए। हाँ, और ये कोई आज़ादी के बाद अचानक लिया गया फैसला नहीं था। सोर्स बताता है कि पॉलिटिकल लीडरशिप ये मन बना चुकी थी आज़ादी से भी पहले, शायद 1930s के दशक से ही ये सोच बन रही थी। तो ये एक सोची समझी रणनीति थी, पर क्या इसका असर हमारे पॉलिटिकल स्ट्रक्चर पर भी पड़ा? हाँ, बिल्कुल। इसीलिए जब भारत का फेडरल स्ट्रक्चर बना तो उसमें भी प्लानिंग और आर्थिक फैसले लेने का काम काफी हद तक यूनियन गवर्नमेंट के पास यानी केंद्र सरकार के पास ज्यादा सेंट्रलाइज्ड रहा। राज्यों की अपनी भूमिका थी, पर बड़ी दिशा कि देश में स्टील प्लांट लगेंगे या बांध बनेंगे, ये फैसले केंद्र ही ले रहा था। पर ये आइडिया सिर्फ हमारा अपना नहीं था, उस वक्त दुनिया में भी कुछ ऐसा ही चल रहा था जिसने भारत को प्रभावित किया होगा। हाँ, दो बड़े ग्लोबल कारण थे। पहला 1929 की ग्रेट डिप्रेशन। वो विश्वव्यापी मंदी। जी, ये वो दौर था जब अमेरिका से लेके यूरोप तक पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई थी। लाखों लोग बेरोजगार हो गए, कंपनियां बंद हो गईं। इससे एडम स्मिथ का वो क्लासिक आइडिया कि सरकार को अर्थव्यवस्था में दखल नहीं देना चाहिए, जिसे नॉन इंटरफेरेंस कहते हैं, वो एक तरह से फेल साबित हो गया था। जैसे जब कोई बच्चा पहली बार साइकिल चलाना सीखता है और बुरी तरह गिरता है, तो माँ बाप को समझ आता है कि उसे अकेला नहीं छोड़ सकते, कम से कम शुरुआत में तो पीछे से पकड़ कर रखना पड़ेगा। बिल्कुल सही एनालॉजी है। सब देशों को लगा कि मार्केट को संभालने के लिए, उसे गिरने से बचाने के लिए सरकार का रोल जरूरी है। दूसरा बड़ा प्रभाव था सोवियत यूनियन और ईस्टर्न यूरोप के देशों का। अच्छा? उनकी स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमीज, जहां सब कुछ सरकार के हाथ में था, वो बहुत तेजी से तरक्की कर रही थी। उन्होंने कुछ ही दशकों में वो हासिल कर लिया था जो पश्चिमी देशों को सदियों में मिला। जाहिर है, दुनिया देख रही थी। तो दुनिया में एक माहौल बन गया था कि अगर तेजी से विकास करना है तो सरकार को एक एक्टिव रोल, एक ड्राइवर की भूमिका निभानी होगी। और भारत जैसे नए नए आजाद हुए देशों के लिए तो ये एक ऑब्वियस चॉइस जैसा था। हमारे पास 100-200 साल नहीं थे कि हम बाजार के धीरे धीरे विकसित होने का इंतजार करें। Exactly. The dominant view among policymakers around the world in the 1950s and 1960s was in favor of an active role of the state in the economy. ठीक है, तो प्लानिंग तो तय हो गई, पर अब सवाल था कि ये प्लानिंग होगी कैसे? क्या सब कुछ सरकार के हाथ में होगा, जैसे सोवियत यूनियन में था, एक टोटल कमांड इकोनॉमी, या कोई और रास्ता होगा? यहीं पर मिक्स्ड इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आता है, जो भारत का अपना इनोवेशन था। हम सोवियत यूनियन से प्रेरित तो थे, पर हम उनकी नकल नहीं कर सकते थे। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि हम एक प्राइवेटली ओन्ड इकोनॉमी थे, हमारे यहाँ निजी संपत्ति का अधिकार था, और सबसे जरूरी, हम एक लोकतंत्र थे। हम पूरी तरह से कमांड इकोनॉमी नहीं बन सकते थे, जहां सरकार हर छोटे बड़े फैसले ले। और सोर्स में नेहरू जी का जिक्र है, जिनकी सोच में समाजवाद यानी सोशलिस्ट लीनिंग्स थी, लेकिन वो प्रैक्टिकल भी थे। वो एक ऐसा मॉडल चाहते थे जो कुछ मामलों में सोवियत यूनियन जैसा हो, जहां सरकार बड़े उद्योगों और इंफ्रास्ट्रक्चर को संभाले, और कुछ में बिल्कुल अलग हो, जहां प्राइवेट लोगों को भी काम करने की आजादी हो। एक तरह का मिडिल पाथ। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि भारत के बड़े बड़े उद्योगपतियों ने भी यही रास्ता सुझाया था। 1944-45 में बॉम्बे प्लान आया था, जिसमें जे.आर.डी. टाटा और जी.टी. बिरला जैसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने खुद एक मिक्स्ड इकोनॉमी का प्रस्ताव रखा था। अरे वाह, मतलब इंडस्ट्री भी यही चाहती थी। हाँ, वो भी समझते थे कि उस वक्त अकेले प्राइवेट सेक्टर के बस की बात नहीं थी कि वो पूरे देश को खड़ा कर सकें। बड़े बांध बनाने, स्टील प्लांट लगाने में जितना पैसा और रिस्क था, वो सिर्फ सरकार ही उठा सकती थी। तो ये एक आम सहमति थी। चलिए, भारत के इस मिक्स मॉडल की गहराइयों में उतरने से पहले हमारे पहले पंचवर्षीय योजना यानी फर्स्ट 5 ईयर प्लान के दस्तावेज में इसकी बड़ी सुंदर परिभाषा दी गई है। और वो बहुत गहरी बात कहता है। वो कहता है कि प्लानिंग का मतलब सिर्फ ये तय करना नहीं है कि किस सेक्टर को कितना पैसा मिलेगा। नहीं। तो फिर क्या है? ये समाज में एक स्ट्रक्चरल चेंज लाने की प्रक्रिया है, एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जगाने की। अच्छा। मतलब पूरे देश को एक साथ मिलकर एक लक्ष्य के लिए काम करने की भावना पैदा करना। ये एक सामाजिक आंदोलन जैसा था। वाह, मतलब ये सिर्फ इकोनॉमिक नहीं, एक सोशल मिशन भी था। ये सिर्फ बैलेंस शीट नहीं, बल्कि देश का चरित्र बनाने की बात थी। ये सुनकर तो लगता है कि शुरुआत कितने आदर्शवाद से हुई थी। बिल्कुल। उस दस्तावेज में कुछ और बातें भी साफ थीं, जैसे पब्लिक सेक्टर को अपनी मौजूदा कंपनियों को खरीदने के बजाय नई जगहों पर निवेश करना चाहिए, जहां प्राइवेट सेक्टर नहीं जा रहा।
अच्छा, ताकि दोनों एक दूसरे से कम्पीट ना करें। हाँ, और प्राइवेट सेक्टर का भी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन में एक ज़रूरी रोल होगा। उसे रेगुलेट किया जाएगा, लेकिन उसकी अहमियत को नकारा नहीं गया। ये एक पार्टनरशिप का विजन था। तो सरकार दिशा दिखाएगी, बताएगी कि देश को स्टील चाहिए, बड़े बांध चाहिए, और फिर काम सरकारी और प्राइवेट दोनों मिलकर करेंगे। और मज़े की बात देखिए जो हमारे सोर्स में लिखी है, जिन सिद्धांतों पर बाद में ईस्ट एशियन मिरेकल की तारीफ हुई, जैसे कि साउथ कोरिया, ताइवान की तरक्की। हाँ बिल्कुल, और जिसे वर्ल्ड बैंक ने 1993 में एक बड़ी रिपोर्ट में प्रस्तुत किया, वो सिद्धांत भारत अपने फर्स्ट प्लान में 1950s के दशक में ही लिख चुका था। ये तो कमाल की बात है। मतलब हम दुनिया से 40 साल आगे सोच रहे थे। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर हमारे पास रेसिपी पहले से थी, तो हम वो मिरेकल क्यों नहीं बन पाए? कहाँ चूक हो गई? यही भारत की आर्थिक कहानी का सबसे बड़ा पैराडॉक्स है। हमारी सोच विजनरी थी, पर शायद हमारा एग्जीक्यूशन उतना मजबूत नहीं था। ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, जिसे हम लाल फीताशाही कहते हैं, पॉलिटिकल प्रेशर्स और शायद उस पार्टनरशिप पर पूरा भरोसा न कर पाना, इन सब ने उस शुरुआती सपने को हकीकत बनने से रोक दिया। ये सुनकर थोड़ा अफसोस होता है। मतलब इतनी बड़ी और नेक सोच के साथ शुरुआत हुई और बस कुछ ही सालों में वो रास्ता कहीं खो गया। सोर्स कहता है कि 1950s के अंत तक ये कॉन्सेप्ट लगभग दफन हो चुका था। ऐसा क्यों? बस एक दशक में ही? सोर्स में इसकी सीधी वजह नहीं दी है, पर हम अंदाजा लगा सकते हैं। शायद धीरे धीरे सरकार का रोल जरूरत से ज्यादा हावी हो गया। वो जो पार्टनरशिप वाली बात थी, वो मालिक और नौकर वाले रिश्ते में बदलने लगी। मतलब लाइसेंस राज, परमिट राज की शुरुआत हो गई। आजा हर छोटे काम के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते थे। प्राइवेट सेक्टर को उतनी जगह नहीं मिली जितनी सोची गई थी। वो मिक्स्ड वाला हिस्सा कमजोर पड़ गया और स्टेट कंट्रोल्ड वाला हिस्सा भारी हो गया। और फिर सालों तक ये ऐसा ही चलता रहा, जब तक 1980s के मध्य से हवा बदलनी शुरू नहीं हुई। और खासकर 1991 के आर्थिक सुधारों, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद इसकी जबरदस्त वापसी हुई। एक तरह से मिक्स्ड इकोनॉमी का पुनर्जन्म। हाँ, सोर्स कहता है कि हाइबरनेशन से बाहर आया। अब देश विकास के लिए प्राइवेट सेक्टर पर ज्यादा निर्भर होने लगा। सरकार का रोल रेगुलेटर और फैसिलिटेटर का ज्यादा हो गया, ना कि मुख्य प्रोड्यूसर का। और इसी बड़े बदलाव की वजह से प्लानिंग के पूरे तरीके को बदलना पड़ा। यहाँ पर एक और आइडिया को समझना जरूरी है, जो शायद इस बदलाव के पीछे की वैश्विक सोच को दिखाता है। ट्रिकल डाउन थ्योरी। ये सुनने में बड़ा आकर्षक लगता है। इसका आइडिया बड़ा सीधा है। सरकार अमीरों और बड़ी कंपनियों को टैक्स में छूट दे या दूसरी सहूलियतें दे। इससे उनके पास ज्यादा पैसा बचेगा, वो उस पैसे को खर्च करेंगे, नई फैक्ट्रियां लगाएंगे, जिससे नौकरियां पैदा होंगी और अर्थव्यवस्था में पैसा घूमेगा। धीरे धीरे इस ग्रोथ का फायदा ऊपर से नीचे की ओर रिस्क कर यानी ट्रिकल डाउन होकर गरीबों तक पहुंचेगा। यानी अमीरों को फायदा पहुंचाओ और वो फायदा बूंद बूंद करके गरीबों तक पहुंच जाएगा। ये तो कुछ ऐसा हुआ जैसे किसी दावत में पहले वीआईपीज को भरपेट खिलाओ और फिर उम्मीद करो कि बचा हुआ खाना बाकी लोगों तक भी पहुंच ही जाएगा। हाँ, बिल्कुल वैसा ही। ये टर्म अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन के समय मजाक में ही इस्तेमाल हुआ था। इसके सबसे बड़े सपोर्टर हाल के समय में रोनाल्ड रीगन और डोनाल्ड ट्रंप रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि सोर्स के मुताबिक 1930s में नेहरू ने भी अपनी एक राइटिंग में इसकी तारीफ की थी। सच में? नेहरू ने? हाँ, शायद उस वक्त ये आइडिया नया और आकर्षक लगा हो, पर 1991 के बाद भारत में जो नीतियां आईं, उनमें कहीं ना कहीं इसका प्रभाव दिखता है कि प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ने दो, ग्रोथ होगी तो फायदा सबको मिलेगा। पर क्या ये काम करता है? सोर्स बताता है कि इस पर काफी सवाल उठे। हाँ, क्योंकि ये साफ नहीं है कि कितना फायदा कितने लोगों तक और सबसे जरूरी कितनी जल्दी पहुंचता है। आलोचक कहते हैं कि वो बूंदें नीचे पहुंचते पहुंचते सूख जाती हैं। अमेरिका का एम्पेरिकल डेटा तो दिखाता है कि इससे असमानता बढ़ी है, अमीरी और गरीबी का फासला और ज्यादा हुआ है। यहाँ तक कि IMF और वर्ल्ड बैंक ने भी, जो कभी इसके समर्थक थे, 2010 के बाद इसकी आलोचना की। तो 1991 के सुधारों के बाद पूरी अर्थव्यवस्था का DNA बदल रहा था, लेकिन प्लानिंग कमीशन तो वैसे का वैसे ही चल रहा था। फिर 2015 में अचानक ऐसा क्या हुआ कि उसे हटाकर नीति आयोग को लाना पड़ा? क्या ये सिर्फ नाम बदलने की कवायद थी या इसके पीछे कोई गहरी सोच थी? था दिल्ली में बैठकर पूरे देश के लिए एक ही प्लान बनता था, वन साइज फिट्स ऑल जैसा। बिल्कुल। लेकिन 1991 के बाद भारत बहुत बदल चुका था। राज्य ज्यादा ताकतवर हो गए थे, प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमी का इंजन बन गया था। ऐसे में पुराना मॉडल काम नहीं कर सकता था। नीति आयोग कई मायनों में अलग है।
पहला, ये कॉपरेटिव फेडरलिज्म की बात करता है, यानी केंद्र और राज्य मिलकर पार्टनर की तरह काम करें, ऊपर से आदेश ना आए। मतलब अब दिल्ली ये नहीं बताएगा कि तमिलनाडु को क्या करना है, बल्कि तमिलनाडु बताएगा कि उसे क्या चाहिए। एग्जैक्टली ये बॉटम अप अप्रोच की बात करता है, यानी आइडियाज जमीन से, गांवों और राज्यों से ऊपर की तरफ जाएं। इसका लक्ष्य है भारत के 60-70 सालों के अनुभवों से सीखकर एक खास इंडियन मॉडल बनाना। ये एक थिंक टैंक है जो सलाह देता है, न कि पुराने प्लानिंग कमीशन की तरह पैसा बांटता है। और अब सबसे ताज़ा कॉन्सेप्ट है आत्मनिर्भर भारत अभियान, जो कोविड-19 महामारी के बाद आया। वैसे तो आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस का लक्ष्य हमेशा से हमारी प्लानिंग का हिस्सा रहा है। अब इसमें नया क्या है? नया है इसका कॉन्टेक्स्ट और इसकी परिभाषा। सरकार ने पहली बार इसके 5 स्तंभ, 5 पिलर्स साफ-साफ बताए हैं। इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोग्राफी और डिमांड। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, बल्कि एक स्ट्रक्चर देने की कोशिश है। पर इसकी आलोचना भी हो रही है। सोर्स बताता है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये मेक इन इंडिया जैसा ही है, बस नाम नया है। एक पुरानी चीज को नई पैकेजिंग में बेचा जा रहा है। वहीं दूसरा पक्ष ये है, जैसा सोर्स में बताया गया है, कि ये महामारी के बाद बदले हुए हालात का नतीजा है। जब ग्लोबल सप्लाई चेन टूट गई, जब हमें एक-एक मास्क और दवाई के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ा, तो सबको समझ आया कि हमें जरूरी चीजों में आत्मनिर्भर होने की जरूरत है। ये दुनिया से कटने या प्रोटेक्शनिज्म की बात नहीं है, बल्कि अपनी इकोनॉमिक स्पेस को फिर से डिजाइन करने, पर्यावरण और इकोनॉमिक डिप्लोमेसी के साथ अपने संबंधों को नए सिरे से देखने की एक कोशिश है। तो आज़ादी के बाद की दुविधाओं से लेकर सोवियत प्रभाव तक, पहली योजना के आदर्शों से लेकर 90 के दशक के सुधारों की हकीकत तक, और अब नीति आयोग और आत्मनिर्भर भारत के दौर तक, भारत की आर्थिक सोच का सफर वाकई रोलर कोस्टर रहा है। ये दिखाता है कि आर्थिक विचार कभी स्थिर नहीं होते हैं। वे वैश्विक घटनाओं, घरेलू जरूरतों और हमारे अपने अनुभवों के साथ विकसित होते हैं। सरकार के रोल और बाजार की भूमिका के बीच की ये बहस एक लगातार चलने वाली बातचीत है, जिसका कोई एक अंतिम जवाब नहीं है। ये एक पेंडुलम की तरह है, जो कभी एक तरफ जाता है तो कभी दूसरी तरफ। और प्राइवेट सेक्टर के बीच एक संतुलन, एक पार्टनरशिप का था। वो सपना जो 1950s में देखा गया और फिर कहीं खो गया। आगे बढ़ते हुए भविष्य के भारत के लिए यह आदर्श संतुलन कैसा दिखना चाहिए? बिल्कुल। क्या ये एक तयशुदा अनुपात खोजने के बारे में है कि 40% सरकार और 60% प्राइवेट, या फिर एक ऐसा लचीला, फ्लेक्सिबल सिस्टम बनाने के बारे में जो अगले किसी भी बड़े वैश्विक झटके, चाहे वो महामारी हो या कोई और संकट, उसके लिए खुद को ढाल सके? ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है जितना 1950s में था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, तो अब हम पब्लिक सेक्टर पर जोर देने के कारणों पर चर्चा करेंगे। आजादी के ठीक बाद आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि सरकार को ही सब कुछ करना पड़ा? स्टील प्लांट से लेकर रेलवेज तक हर चीज सरकारी क्यों थी? ये एक डेलिब्रेट डिसीजन था, एक पॉलिटिकल फोर्स थी उस टाइम की। बिल्कुल, ये कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं था। इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग लॉजिक और उस समय की मजबूरियां आपस में जुड़ी हुई थी। हमें इसे उस दौर के कॉन्टेक्स्ट में समझना होगा। ये समझना जरूरी है कि PSUs या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स में इतना भारी इन्वेस्टमेंट क्यों किया गया। इसके कुछ रीजंस तो बहुत नोबल थे, पर कुछ के रिजल्ट्स वैसे नहीं आए जैसा सोचा गया था। हाँ, और आज जब प्राइवेटाइजेशन का इतना शोर है, तब ये समझना और भी जरूरी हो जाता है कि आखिर शुरुआत में PSUs को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी गई थी। चलिए इसकी परतें खोलते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी जरूरत क्या थी? बुनियादी ढांचा, इंफ्रास्ट्रक्चर। बिल्कुल। सोचकर देखिए, 1947 का इंडिया हम फिल्मों में देखते हैं या किताबों में पढ़ते हैं। कुछ रेलवे लाइंस और पोस्ट टेलीग्राफ सिस्टम के अलावा क्या था? पावर तो बस बड़े शहरों और प्रिंसली स्टेट्स तक ही सीमित थी। एग्जैक्टली। और किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, चाहे वो एग्रीकल्चरल हो या इंडस्ट्रियल, इंफ्रास्ट्रक्चर यानी रोड्स, पावर, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन उसकी नींव होती है। इसके बिना कोई विकास, कोई डेवलपमेंट हो ही नहीं सकता। तो सवाल ये था कि ये फाउंडेशन, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएगा कौन? प्राइवेट सेक्टर क्यों नहीं बना सकता था? उसके कई कारण थे। देखिए, सोर्स टेक्स्ट में 4 मेजर रिक्वायरमेंट्स बताए गए हैं। पहला तो था हेवी इन्वेस्टमेंट। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में बेइंतहा पैसा लगता है, डोमेस्टिक और फॉरेन करेंसी दोनों में। उस वक्त के प्राइवेट सेक्टर के पास इतना कैपिटल ही नहीं था।
इमेजिन भाखरा नांगल डैम जैसा प्रोजेक्ट। कोई प्राइवेट कंपनी कैसे फंड करती? एग्जैक्टली। फिर दूसरा पॉइंट, टेक्नोलॉजी। इन प्रोजेक्ट्स के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए थी जो इंडिया में अवेलेबल नहीं थी। तीसरा, स्किल्ड मैन पावर। हमारे पास इतने इंजीनियर्स, टेक्नीशियंस और मैनेजर्स नहीं थे जो इतने बड़े प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर सकें। और चौथा, और शायद सबसे जरूरी, एंटरप्रेन्योरशिप। हाँ, एंटरप्रेन्योरशिप। इतना बड़ा रिस्क लेने की हिम्मत और विजन प्राइवेट सेक्टर में नहीं था। उनको तुरंत प्रॉफिट चाहिए था, जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स का रिटर्न आने में सालों लग जाते हैं। मतलब प्राइवेट सेक्टर के पास न पैसा था, न टेक्नोलॉजी, न लोग, और ना ही रिस्क लेने का जिगरा। तो आखिरी ऑप्शन सरकार ही बची। सिर्फ ऑप्शन नहीं, एक जरूरत। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर आम आदमी के लिए था। अगर प्राइवेट कंपनी बनाती तो वो इतना महंगा होता कि गरीब लोग उसे यूज ही नहीं कर पाते। सरकार ने ये जिम्मेदारी इसलिए भी ली ताकि ये सर्विसेज या तो सब्सिडाइज्ड रेट्स पर या फ्री में लोगों तक पहुंच सकें। राइट, इसीलिए आज भी हम देखते हैं कि पावर, रेलवेज, एविएशन, टेलीकम्युनिकेशन वाओ, जैसे एरियाज में सरकारी कंपनीज का दबदबा है। डोमिनेंट प्रेजेंस। हाँ, ओके, सो इंफ्रास्ट्रक्चर तो आम आदमी के लिए था, लेकिन फिर आती है इंडस्ट्रीज की बात। भारी भरकम इंडस्ट्रीज, कोर इंडस्ट्रीज। हाँ, जिसे हम बेसिक इंडस्ट्रीज कहते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह ये बेसिक इंडस्ट्रीज भी इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी हैं। इनमें भी वही दिक्कत थी, हाई कैपिटल, टेक्नोलॉजी, स्किल्ड मैन पावर और एंटरप्रेन्योरशिप की कमी। प्राइवेट सेक्टर इनमें भी इन्वेस्ट करने से कतरा रहा था। और ये बेसिक इंडस्ट्रीज हैं क्या? सोर्स में 8 इंडस्ट्रीज का जिक्र है जिनका इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी IIP में 40% से ज्यादा वेटेज है। करेक्ट, ये 8 कोर इंडस्ट्रीज है। रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, फिर क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट और फर्टिलाइजर्स। एक मिनट, तो इसमें से सीमेंट इंडस्ट्री तो प्राइवेट हाथों में थी, पर बाकी सब जैसे स्टील, कोल, ऑयल, ये सब सरकार ने अपने हाथ में ले लिया। इसका मतलब सरकार ने एक तरह से इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल बनाने का अकेला ठेका ले लिया। बिल्कुल, सोच के देखिए, प्राइवेट सेक्टर आगे कंज्यूमर गुड्स बनाए, उसके लिए बेसिक सामान जैसे स्टील, पावर, कोल तो चाहिए। अगर सरकार ये बेसिक गुड्स ना बनाती तो प्राइवेट इंडस्ट्रीज आगे बढ़ ही नहीं पाती। सो इन मेनी ऑफ दीज द गवर्नमेंट क्रिएटेड अ नेचुरल मोनोपोली। इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इंडस्ट्री हो गई। अब आते हैं आम आदमी के सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दे पर, सरकारी नौकरी। ये तो एक पूरा कल्चरल फिनोमिनन है इंडिया में। PSUs का एक बड़ा मकसद एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना भी था, है ना? ये सिर्फ एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव नहीं था, बल्कि एक सोशियो पॉलिटिकल डायमेंशन भी था। एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिर्फ इकोनॉमी के बारे में नहीं सोच सकते। उस वक्त देश में भयंकर गरीबी और बेरोजगारी थी। लोगों को काम देना पॉवर्टी एलिविएशन का सबसे टेस्टेड तरीका है। और यहाँ पर आती है सोशल चेंज की बात। सोर्स में जिक्र है कि कैसे जमीन और दौलत पर अपर कास्ट का कब्जा था। सरकारी नौकरियों ने एक मौका दिया, खासकर वीकर सेक्शंस को, कि वो इस सिस्टम से बाहर निकलें। रिजर्वेशन पॉलिसी इसका एक बड़ा टूल बनी। यस, PSUs became an instrument for social justice। ये सोचा गया कि इन जॉब्स को देकर सोसाइटी में एक बैलेंस लाया जाएगा। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी था। अच्छा, जॉब टू एवरी हाउस होल्ड देने के चक्कर में बिना जरूरत के इतने लोग भर लिए गए कि PSUs में ओवर सप्लाई ऑफ लेबर हो गया। सरकार उनकी सैलरीज, पेंशन और प्रोविडेंट फंड के बोझ तले दबने लगी। मतलब सोशल ऑब्जेक्टिव पूरा करने के चक्कर में इकोनॉमिक हेल्थ खराब हो गई। वही सरकारी दफ्तर वाला इमेज जहां 10 लोग एक ही काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इसी सोच से निकला। ये कह सकते हैं द सोशल रिपरकशंस ऑफ नॉट क्रिएटिंग जॉब्स, वो उस वक्त ज्यादा डेंजरस माने जा रहे थे फाइनेंशियल इम्पैक्ट से। लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट बहुत लेट दिखा। सो आम धारणा तो यही है कि सरकारी कंपनीज घाटे में चलती हैं, लेकिन शुरुआती आइडिया तो ये था कि PSUs पैसा कमाएंगे, राइट? बिल्कुल। द आइडिया वाज एसेट क्रिएशन एंड प्रॉफिट जनरेशन। सरकार ने सोचा कि इन PSUs से जो प्रॉफिट्स और डिविडेंड्स आएंगे उससे देश का सोशल सेक्टर फंड किया जाएगा। यानी इनके मुनाफे से स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, साफ पानी, आम लोगों के लिए जरूरी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी। मतलब PSUs को एक सोशल गुड्स का जरिया बनाया गया, एक रेवेन्यू जनरेटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द सोशल सेक्टर। यस, इट वाज अ कॉन्शियस पॉलिसी ऑफ बेनिफिटिंग द इनकम जनरेटेड। इंडिया को एक डेवलप्ड सोशल सेक्टर की जरूरत थी, लेकिन हुआ इसका उल्टा।
बहुत सारे पीएसयूज इतना प्रॉफिट नहीं कमा पाए कि वो सोशल सेक्टर को फंड कर सके, बल्कि वो खुद घाटे में चले गए और उनको जिंदा रखने के लिए सरकार को बजट से पैसा देना पड़ा। ओह, इससे पब्लिक गुड्स की सप्लाई पर तो बुरा असर पड़ा होगा। हाँ, बिल्कुल। तो यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आता है। जो पीएसयूज देश का बेस बनाने के लिए थे, वो धीरे धीरे बोझ बनने लगे और फिर प्राइवेट सेक्टर की एंट्री होती है। बाय द मिड 1980s पूरी दुनिया में एक कंसेंसस बन रहा था, जिसे वॉशिंगटन कंसेंसस कहते हैं, कि सरकारी कंपनीज इनएफिशिएंट होती हैं। आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक भी यही कह रहे थे, और इंडिया में भी न्यू स्टडीज ने ये प्रूव किया कि पीएसयूज में अंडर परफॉर्मेंस और इनएफिशिएंसी है। तो फिर नियो लिबरल इकोनॉमिक पॉलिसीज का दौर शुरू हुआ और प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट की हवा चली। करेक्ट। सबसे पहले पीएसयूज का रोल बदला। उनका काम था इंफ्रास्ट्रक्चर बेस बनाना, जिसके ऊपर प्राइवेट इंडस्ट्रीज खड़ी हो सकें। ये काम पूरा हो चुका था। अब गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू किया। ये डिसइन्वेस्टमेंट प्रोसेस कैसे इवॉल्व हुआ? देखिए, 2003-4 से 2015-16 तक पॉलिसी थी कि गवर्नमेंट कंट्रोलिंग शेयर अपने पास रखेगी, मैनेजमेंट अपने हाथ में। लेकिन 2016-17 से स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट पर फोकस शिफ्ट हो गया। स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट मतलब? इसका मतलब है कि ओनरशिप और मैनेजमेंट दोनों प्राइवेट सेक्टर को ट्रांसफर कर देना। रीसेंट पॉलिसी मूव्स में तो ये भी है कि अनइम्पॉर्टेंट एरिया से गवर्नमेंट पूरी तरह से निकल जाए और प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ने दे। इसका मतलब एक तरफ तो सरकार मेजॉरिटी स्टेक्स बेचकर पीएसयूज को प्राइवेट कर रही है, जिससे वन टाइम रेवेन्यू मिलता है, पर दूसरी तरफ उन पीएसयूज से आने वाला फ्यूचर रेवेन्यू जैसे डिविडेंड्स वो भी खत्म हो जाता है। इट्स अ ट्रेड ऑफ। एग्जैक्टली। द न्यू ओनर विल रन द एंटरप्राइज ऑन मार्केट प्रिंसिपल्स। इसके अलावा पीएसयूज के अन्य रूल्स भी थे, जैसे सेल्फ सफिशिएंसी इन प्रोडक्शन, रीजनल डेवलपमेंट, प्राइस स्टेबिलिटी। इन सभी ने देश के ग्रोथ और डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है। तो आखिर में सोचने वाली बात यह है कि पीएसयूज को देश की संपत्ति यानी एसेट्स बनाने के लिए बनाया गया था। आज की पॉलिसी उन्हीं एसेट्स को बेचकर यानी मोनेटाइज करके देश का बजट फंड करने की है। ये शिफ्ट हमारी इकोनॉमिक जर्नी के बारे में क्या बताता है? क्या ये प्रैग्मेटिज्म या समय की मांग है, या फिर हम घर का सोना बेच रहे हैं, जैसा कुछ क्रिटिक्स कहते हैं? इस पर जरूर सोचना चाहिए। Okay, so we hope you liked our today's discussion on Chapter 4, Evolution of the Indian Economy by Ramesh Singh. For more such discussions on UPSC topics, subscribe to the UPSC podcast channel. Dhanyavad, Jai Hind.